नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख 15 सितंबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे रशिया के खिलाफ नाटो की आर्मी आके तैनात हो गई है और आने वाले टाइम में रशिया और नाटो कंट्री के बीच आपको भयानक जंग देखने को मिल सकती है। वहीं अगली खबर निकल के जो सामने आ रही है वो खबर वेस्ट बैंक की आपको बताऊंगा कि वेस्ट बैंक को भी कब्जा करने के लिए इजराइल ने खतरनाक प्लान बनाया है। इस प्लान में क्या कुछ होना है इसके बारे में भी आपको डिटेल पता चलेगा और साथ ही सीरिया में महिलाओं ने हाथों में हथियार निकाल के प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और अपने सरकार से अनुमति मांगी है कि अगर हमें अनुमति दे दी जाए तो हम गजा में जाके जंग लड़ेंगे इजराइल के खिलाफ। यह भी एक बहुत बड़ी खबर है, इसके बारे में भी आपको पता चलेगा और साथ ही वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आखिर वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर क्या कुछ कहा है इसके बारे में भी आपको डिटेल पता चलेगा और साथ ही बीजेपी ने अपने ही मुख्यमंत्री को ऐसा धोखा दिया है कि इसके बाद गैरों को कौन सी उम्मीद होगी इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। यानी खबरें बहुत ज्यादा अहम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दें और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं, फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं या फिर इजराइल के साथ खड़े हैं, कमेंट जरूर कीजिए। क्योंकि जो आदमी कमेंट करता है, जो आदमी अपनी बातों को रखता है वही जिंदा होता है। जिंदा है तो भाई तो बात रखना सीख, मुर्दे ही खामोश होते हैं। एक फेमस शायर ने ये लाइन बोली थी। खैर, आप कमेंट करते रहे, तब तक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूँ और सबसे पहली खबर मैं आपको रशिया की बताऊंगा। दरअसल रशिया ने एक नया कारनामा कर दिया। पहले इन्होंने जो ड्रोन मारा था यूक्रेन के लिए, वो ड्रोन पहुंच गया पोलैंड, उसी को लेकर बवाल मच गया। आर्टिकल 4 लॉन्च हो गया, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया, इस वजह से दोबारा नहीं बताऊंगा। इसके बाद क्या हुआ, इधर रशिया ने फिर एक ड्रोन छोड़ दिया। ये ड्रोन इस बार पोलैंड के बगल एक देश लगता है रोमानिया, वहां तक पहुंच गया और रोमानिया में जब ये ड्रोन पहुंच गया तब नाटो कंट्री भड़क उठे। नाटो कंट्री का कहना है कि भाई साहब ऐसा है, इस हिसाब से तो फिर जो रशिया है वो पूरी दुनिया में सबको मारता रहेगा, खासकर जो अमेरिका के सहयोगी हैं उनको मारता रहेगा। तो अब मतलब बड़ा साफ है कि रशिया को अगर रोकना है तो हमें कुछ करना होगा। तो फिर क्या, इसके बाद नाटो कंट्री ने फैसला लिया है कि वो अपने जहाज़ों को अलग अलग देशों में, चाहे पोलैंड हो चाहे रोमानिया हो, लेकिन हाँ यूक्रेन नहीं, इसमें पोलैंड रोमानिया के आसपास अपने जहाज़ों को, अपने सैनिकों को तैनात कर देंगे और इन केस रशिया फिर से हमला करता है तो मुंहतोड़ जवाब देने का काम नाटो कंट्री के जो फजाई ताकत है वो करेंगे। अच्छा, ये बयान इन्होंने दे दिया। सुनने सुनाने में बड़ी अच्छी खबर आपको लग सकती है, बड़ी बुरी खबर लग सकती है कि भाई रशिया के खिलाफ नाटो कंट्री की सेना उतर गई, अब रशिया कमज़ोर हो गया, रशिया की जो हालत है वो गिर जाएगी, थोड़ी सी जंग में उसको दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन अब आपको एक दूसरी खबर बताता हूँ जिस खबर को बहुत कम लोग जानते हैं। दरअसल नाटो कंट्री के जो हेड हैं, जिनका नाम है मार्क रूट, नाटो कंट्री के हेड मार्क रूट ने कहा और अपने सैन्य मीटिंग में कहा, और ये सैन्य मीटिंग यूक्रेनियन सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ हो रहा था, उनसे साफ तौर पे कहा कि भाई ऐसा है, हम अपनी नाटो की आर्मी पोलैंड में तैनात कर देंगे, साथ ही रोमानिया में तैनात कर देंगे, लेकिन रशिया के जो ड्रोन हैं उनका जो काट है वो हमारे पास नहीं है। रशिया के ड्रोन से निपटने की ताकत हमारे पास नहीं है और उसमें उन्होंने कई सारी मजबूरियां भी बताई। उन्होंने कहा कि हम F-16 अगर तैनात करते हैं तो F-16 रोक नहीं पा रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि हम F-35 अगर तैनात कर दे तो उस केस में F-35 से अगर वो ड्रोन आके टकरा गया तो जो नुकसान है वो बहुत ज़्यादा है। और सुनने में कितना अजीब लगेगा कि रशिया के ड्रोन ने F-35 मार के गिरा दिया। तो इन दोनों ही सूरत हाल में नुकसान केवल और केवल अमेरिका का है। इस वजह से ये लोग मजबूर हैं, रशिया के ड्रोन को ये नहीं रोक पा रहे हैं। इसको लेके बाकायदा इन्होंने चिंता व्यक्त की है। अब आपके लिए एक अच्छी खबर बताता हूँ। रशिया का ड्रोन, रशिया का ड्रोन, रशिया का ड्रोन मैंने 3 बार कहा, लेकिन आपको एक बात पता है कौन सा ड्रोन है, ड्रोन का नाम क्या है? चलिए मैं आपको सुलभ संज्ञान के लिए बताता हूँ। उस ड्रोन का नाम है शाहेद ड्रोन। अब ये शाहेद ड्रोन किसका है, किसने बनाया है, किसकी टेक्नोलॉजी है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट में मुझे बता दें, तब तक मैं आपको अगली खबर बताता हूँ। और ड्रोन किसने बनाया भी आपको लास्ट में बता भी दूंगा। अगली खबर जो निकल के सामने आ रही है, ये खबर फिर ट्रंप के हवाले से आ रही है। ट्रंप 9/11 की सेरेमनी में मौजूद थे और उनकी जो तबीयत थी उसको देखने के बाद ऐसा लगा कि ट्रंप इस बार बहुत बुरी तरीके से किसी बीमारी से पीड़ित हैं। पूरा चेहरा सूजा हुआ नजर आया, आंखें एकदम सूज के छोटी हो गई थी, साथ ही हाथ वाथ काले पड़ गए थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरे शरीर में पानी भरता चला जा रहा। अब ये तो या तो उम्र का असर है, लेकिन अचानक से हफ्ते 10 दिन के अंदर कभी हाथ में जलन हो जाना, कभी चेहरा यूं सूज जाना,
भाई अमेरिका के राष्ट्रपति हो, इतनी ताकत है तुम्हारे पास, इतने पैसे, इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं तुम्हारे पास, इस हिसाब से चीज़ें होंगी तो देखने में हंसी तो आएगी। अब क्या है वजह, क्या नहीं है, ये तो ऊपर वाला ही जाने। लेकिन हाँ, इधर जो ट्रम्प हैं उनकी तबीयत डे बाय डे ख़राब होती चली जा रही, हफ्ते भर ये गायब भी रहते हैं और जब ये सामने आते तो इनका चेहरा अजीब सा सूजा हुआ है। इधर अगली खबर निकल के सामने आ रही वेनेजुएला से। वेनेजुएला के अंदर इस बार अमेरिका ने फिर से घुसपैठ करने की कोशिश की है और यहाँ से कयास लगाया जा रहा है कि वेनेजुएला और अमेरिका के बीच लड़ाइयाँ फिर से शुरू हो सकती हैं। चूँकि वेनेजुएला से एक वीडियो निकल के सामने आ रहा है कि एक आदमी जो बाकायदा मछली पकड़ के अपने घर का पेट पालता था, उस आदमी को गिरफ्तार करने का काम अमेरिका की नेवी पुलिस ने किया। अमेरिका की नेवी ने उस आदमी को गिरफ्तार किया। उसकी ना कोई गलती थी, न उसने कोई इंटरनेशनल कानून तोड़ा था, ना ही उसके पास कोई ऐसी वैसी चीज़ मिली, लेकिन इसके बावजूद उसको गिरफ्तार किया गया, उसको पकड़ा गया और उसको ये लोग पकड़ के अपने साथ ले गए। जाहिर सी बात है वेनेजुएला अपने लोगों को छुड़ाने की कोशिश करेगा और ऐसे हाल में जो टेंशन है एक्सेलरेट हो सकती है। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर ईरान से निकल के सामने आ रही कि ईरान के बॉर्डर पे पिछले कई महीनों में ईरान के बॉर्डर पे 11.9 टन, किलो में नहीं, क्विंटल में नहीं, टन की बात कर रहा हूँ, 11.9 टन के करीब ड्रग्स पकड़ाई है। इतनी ईरान की आर्मी ने पकड़ ली है। और ताजुब की बात यह है कि ईरान एक मुस्लिम कंट्री है। ताजुब की बात यह है कि ईरान में कोई नशा नहीं करता। अब आप सोच के देखिए कि कैसे यूथ को डिस्ट्रॉय करने के लिए, कैसे एक अच्छे खासे देश में नशा घोलने के लिए, नशा डालने के लिए वेस्टर्न ताकतें इस कदर मुस्तैदी से काम कर रही हैं कि 11.9 टन के करीब तो ड्रग्स ऐसे जो पकड़ा गई है। ये ड्रग्स कहाँ जाती? ईरान के अंदर। क्या होता? यूथ में बांटा जाता, बांटने के बाद इन ड्रग्स का उपयोग यूथ करती, चाहे चोरी छिपे करती, चाहे किसी पदार्थ में इनको मिला के दिया जाता, और उसके बाद क्या होता कि ये जो यूथ है वो नशे की आदी हो जाती, यूथ बर्बाद हो जाती। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर गजा से निकल के सामने आ रही कि गजा में लगातार लोगों के पलायन का सिलसिला बढ़ता चला जा रहा। जो हमला होता था उसको आप भूल जाइए, जो लोग भुखमरी से मरते थे उसको भी आप भूल जाइए। इस समय गजा की सबसे बड़ी टेंशन ये है कि गजा के जो लोग हैं अपने देश को छोड़ के जा रहे हैं। इजराइल वार रूम से रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि 3,20,000 के करीब फिलिस्तीनी ऐसे हैं जो गजा को छोड़ के जा चुके हैं। कल रात कम से कम 10,000 के करीब लोग ऐसे थे जो ट्रकों में बैठ के, जो बैलगाड़ियों में बैठ के, जो डीसीएम पिकअप्स में बैठ के वहां से जा रहे हैं, चूंकि उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। उनको इस कदर प्रताड़ित किया जा रहा है, इस कदर मारा जा रहा कि भागने के अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा है। क्या ही किया जाए। इधर और आपको अपडेट देता हूं। वेस्ट बैंक से अपडेट निकल के सामने आ रही है कि वेस्ट बैंक को भी कब्जा करने का प्लान इजराइल ने बना लिया है। मार्को रूबियो कल आए थे इजराइल और आने के बाद मार्को रूबियो से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बाकायदा बातचीत की, बाकायदा कहा कि भाई ऐसा है, वेस्ट बैंक भी ले लेते हैं। अच्छा, ऐसे क्यों पूछा वो भी आपको बता देता हूँ। इजराइल के हर एक प्लान पे ऑफिशियली जो मुहर लगती है वो मुहर किसकी लगती है? अमेरिका की। इस वजह से प्लान बना कि एनी हाउ अगर अमेरिका की मुहर लग जाए, अमेरिका की हरी झंडी वेस्ट बैंक वाले मामले पे मिल जाए तो हम कब्जा कर लेंगे। यानी इस लेवल का खतरनाक प्लान इनका बनता चला जा रहा। मार्को रूबियो से बातचीत हो रही है नेतन्याहू की। मार्को रूबियो से नेतन्याहू ने कहा कि भाई हमें परमिशन दिलाओ। अब मार्को रूबियो जब अमेरिका जाएंगे तब वो ट्रम्प से बातचीत करेंगे। बातचीत करने के बाद अगर ट्रम्प को ये प्लान समझ में आ गया तो ट्रम्प कह देगा कि हाँ वेस्ट बैंक को भी कब्जा कर लो, तो फिर वेस्ट बैंक को भी कब्जा कर लिया जाएगा। यानी गजा तो आप भूल जाइए, वेस्ट बैंक भी गया, गजा तो चला ही गया। गजा में क्या बचा है? 86% जमीन कब्जा हो गई। लोग उम्मीदें लगाते रह गए कि कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। किसी ने कुछ नहीं किया। गजा खत्म। अब वेस्ट बैंक पे भी नजर गड़ा के इजराइल बैठा है और इजराइल ने जो अपने बयान में कहा था कि एनी हाउ हम पूरे फिलिस्तीन को कब्जा कर लेंगे, तो उस बयान को पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश नेतन्याहू कर रहा। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर सीरिया से निकल के सामने आ रही है कि सीरिया के अंदर महिलाएं हाथों में राइफल लेके सड़कों पे उतर गई। हाथों में राइफल लेके क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि जिस हिसाब से गजा पे लगातार हमले हो रहे हैं, जिस हिसाब से गजा को कब्जा करने के लिए, वेस्ट बैंक को कब्जा करने के लिए प्लानिंग कर रहा है इजराइल, जिस हिसाब से सीरिया पे भी अटैक कर रहा है इजराइल, अब एक सिंपल काम हो सकता है कि आपसे तो लड़ा नहीं जाएगा। सीधा सीधा महिलाओं ने कहा, सोचिए महिलाएं कह रही हैं, साफ तौर पे उन्होंने अल जुलानी से कहा भाई आपसे तो लड़ा नहीं जाएगा, आप तो वही हो जो नहीं कह सकता मैं ऑफिशियली इंटरनेशनल फोरम पे, लेकिन हम महिलाएं लड़ लेंगी।
आप हमें परमिशन दे दो, हमें बॉर्डर पे जाने की इजाज़त दे दो, इन्हीं राइफलों से हम IDF के सोल्जर्स को मार के गोलन हाइट खाली करा लेंगे और साथ ही गाज़ा के लिए भी लड़ेंगे। तो सोचिए, ये बयान बाकायदा महिलाएं दे रही, वीडियो लेके प्रदर्शन कर रही। जिस ग्रुप से ये महिलाएं थी, उस ग्रुप का नाम तो मोहम्मदिया अल-शाम ग्रुप की ये महिलाएं थी। इन्होंने कहा कि हम गाज़ा में लड़ना चाहते हैं। तो क्या अल-जुलानी का अब भी कुछ तो मर्दानगी बाकी होगा? अल-जुलानी कुछ तो मर्दों वाली हरकतें करेगा, और अगर नहीं करेगा तो फिर आप समझ जाइए कि किस कैटेगरी का है। जो शब्द मैं बोल नहीं सकता वो शब्द आप समझ गए होंगे। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर फिर से निकल के सामने आ रही है लेबनान से रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है कि IDF ने बड़ा दावा किया है कि हिजबुल्लाह के एक फाइटर जिसका नाम अली यासिम था, अली यासिम को मार दिया है। दरअसल अली यासिम कार में बैठ के कहीं जा रहे थे, इसी दौरान किसी मुखबिर ने इनको खबर दे दी IDF वालों को कि भाई अली यासिम इस रास्ते से जा रहे हैं। इसके बाद अली यासिम को वहीं से मार दिया गया, एलिमिनेट कर दिया गया। अब बड़ा सवाल लेबनान की सरकार से भी बनता है कि भाई आप तो बातें बहुत बड़ी करते हो, तो फिर आपके ऊपर इस तरह हमला हो रहा, तो फिर आप क्यों नहीं कुछ कर रहे हो? ये चीज़ें जो जियोपॉलिटिक्स समझते हैं उनको समझना पड़ेगा। खैर, इधर एक और आपको अपडेट देता हूँ, उसके बाद कुछ वक्फ बोर्ड की भी खबरें आपको बतानी है, और साथ ही आज बीजेपी की गद्दारी भी आपको बताऊंगा। कतर ने एक बड़ा अहम काम कर दिया है और सुनने में हंसी भी आई। इससे पहले अमेरिका का बेस ये बन के बैठे थे, अमेरिका के जहाज़ इनके यहाँ खड़े होते थे, तब इनको कोई चिंता नहीं हुई गज़ा की। लेकिन जब इजराइल ने इनको ठोंक दिया तब इनको बुरा क्या लगा कि भाई ये तो गद्दारी हो गई, मुस्लिम कंट्री हमारे साथ है। तब मुस्लिम सब समझ में आ गया। तब इनको लगा कि भाई ला इलाहा इल्लल्लाह, हम मुस्लिम हैं, हम ईमान वाले बंदे। वो छाती पीट के आखिर रोना ही रोते। क्या किया इन्होंने कि अपने रडार सिस्टम से और इनका जो एयर ट्रैफिक है ATC, वहाँ से इन्होंने इजराइल को हटा दिया है। अब इनके नक्शे में केवल फ़िलिस्तीन दिखता है, इजराइल नहीं। लेकिन ये काम अगर ये पहले कर लिए होते तो शायद इतनी बातें ही ना बनती। लेकिन तब तो अमेरिका के इशारे पे नाच रहे थे, तो आज मुसीबत पड़ी है तो क्यों परेशान हो? एक कहावत है ना कि भाई अगर मग्गे मुकाबिल हो तो हैरत कैसी, जंग के मैदान में खड़े हो तो रियायत कैसी, और तुमने तो खोदे थे अपने घरों में रोशनदान, अब कोई बाहर से झांक रहा है तो तुम्हें हैरत कैसी? तो भाई हैरत नहीं होनी चाहिए, झेलो अब। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं, और अगली खबर निकल के सामने आ रही है अपने भारत से वक्फ बोर्ड को लेके। वक्फ बोर्ड को बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया था कि आप ऐसे बिल को रोक दें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि हम ऐसे बिल को नहीं रोकेंगे, ये बिल ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ों में परिवर्तन किया गया। दरअसल बीजेपी जो बिल लेके आई थी उसमें कहा गया था कि जिस बोर्ड में ज़मीन का फैसला होगा उस बोर्ड में 5 ऐसे होंगे जो नॉन मुस्लिम होंगे। वह हिंदू हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं, जैन, पारसी, कुछ भी हो सकते हैं। इस पे भी रोक लगा दिया और कहा कि केवल 3 होंगे जो नॉन मुस्लिम होंगे। दूसरा, अगर कोई आदमी अपनी संपत्ति को वक्फ करता है, वक्फ का मतलब अपनी संपत्ति को दान करता है किसी फ़ायदे के लिए, किसी और चीज़ के लिए, तो वक्फ करने के लिए जो कानून लाया था बीजेपी ने, उस कानून में ये कहा गया था कि भाई वक्फ करने के लिए सबसे पहले 5 साल उस आदमी को इस्लामी तालीमात होनी ज़रूरी है। 5 साल तक वो इस्लाम कबूल कर चुका हो, 5 साल तक उसने इस्लामी प्रैक्टिस की हो। यानी अगर प्रखर राजपूत 2025 में इस्लाम कबूल कर ले तो 2030 में ही वो अपनी ज़मीन को वक्फ कर सकता है। अब यहाँ पे बड़ा ताजुब आया मामले में कि भाई एक बात बताओ, अगर मैं अपने धर्म को ना छोड़ूं, मैं इस्लाम को ना अपनाऊं, मैं सनातनी हूँ, सनातनी बन के खुश हूँ, लेकिन मेरे बगल में कोई टोला है, कोई मोहल्ला है, वहाँ पे कुछ गरीब मजलूम बच्चे हैं, मैं चाहता हूँ कि इनके लिए मैं कुछ कर सकूँ, मेरी कोई याद औलाद ना हो, तो ऐसे हाल में क्या ज़रूरी है कि मैं 5 साल तक पहले नमाज़ पढ़ूँ तब ज़मीन दान करूँ? ये ताजुब की बात थी। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं होगा, चाहे वही आज इस्लाम कबूल करे, कल अपनी ज़मीन दान करे, उसमें बीजेपी का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। तीसरी बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने ये बोली कि जैसे हर ज़मीन के मामले पे लेखपाल जाके सर्वे कर देता है, कोई और जाके सर्वे कर देता है, बीजेपी का कहना था कि जब वक्फ का मामला हो तो सीधा कलेक्टर जाके सर्वे करे। यानी इस मामले को इतना हाईलाइटेड कर दिया गया कि कलेक्टर जाके, कलेक्टर मतलब आप समझते हैं डीएम साहब आके सर्वे करें। इस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और कहा कि जैसे सिस्टम चल रहा है वैसे ही चलेगा, कोई कलेक्टर सर्वे करने नहीं आएगा। अब ये तीनों चीज़ें निकल के सामने आ गई हैं। वक्फ बोर्ड को कैंसिल आउट करने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, तो मिली जुली खबर है, आधे इधर वाले खुश हो जाएंगे, आधे उधर वाले खुश हो जाएंगे, बाकी जो न्यूट्रल है उनको कोई मतलब नहीं है। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर आपको बीजेपी की गद्दारी की बता देता हूँ।
एक शख्स है, इनका नाम है विजय रूपाणी। जब प्लेन क्रैश हुआ था अहमदाबाद वाला, उस प्लेन क्रैश में ये भी बैठे थे और इनकी भी जान चली गई थी। ये गुजरात के इससे पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बीजेपी से ही। बीजेपी की सरकार है गुजरात में, बीजेपी से ही मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बीजेपी की ही सरकार केंद्र में है। सरकार और सिस्टम की गलतियों की वजह से प्लेन हादसा भी हुआ। अब अपडेट आई है कि इनका जब अंतिम संस्कार हुआ और फ्यूनरल निकाला गया, यानी जो जनाजा उठता है, अब एक मुख्यमंत्री थे वो, हज़ारों लाखों में उनको देखने वाले लोग आए, उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई, उनको बैठाने के लिए कुर्सियों का इस्तेमाल किया गया, इंतजामात किए गए, सिक्योरिटी हो गई, तहरीवी हो गई, तमाम जो ब्रह्मभोज वगैरह होता वो सब चीज़ें हो गई। इन तमाम चीज़ों में जो खर्चा आया था लगभग 25 लाख का आया था। कायदे से ये बिल किसके पास गया? चूँकि वोट लेने का काम यहाँ बीजेपी करती, चूँकि जब इनको ले जाया जा रहा था तो जो झंडे लगे वो बीजेपी के लगे, प्रचार प्रसार किसका हुआ? बीजेपी का हुआ। सारी चीज़ें बटोरने का काम किसने किया? सिंपैथी किसको मिली? बीजेपी को मिली। लेकिन जब बिल आया तो बिल बीजेपी के ऑफिस जब गया तो बीजेपी ने मना कर दिया और कहा कि हम बिल नहीं देंगे। अपने ही मुख्यमंत्री का 25 लाख का बिल बीजेपी ने देने से मना कर दिया और कहा कि भाई परिवार के पास लेके जाओ, परिवार बिल देगा। आप सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे अमीर पार्टी है बीजेपी, इसके बावजूद अपने ही मुख्यमंत्री के लिए बीजेपी की जेब से एक ढेला नहीं निकला, यूं ही खड़ा छोड़ दिया उसकी पत्नी को। पत्नी जैसे तैसे करके बेचारी उस 25 लाख रुपए की रकम को देती हैं। अब उनके पति तो रहे नहीं, वो ठाट बाट और रुतबा तो रहा नहीं। हालांकि पैसे इनके पास बहुत होंगे, नो डाउट होंगे, लेकिन ऐसे मौके पे तो आदमी दुश्मनों का भी पेमेंट कर दे। वही आदमी आपको बीजेपी की सरकार बनाने का मौका देता था, आज वो मर गया, आपने उसको पूछा तक नहीं। तो जो पार्टी अपने ही मुख्यमंत्री को ना पूछे तो फिर आम जनता उससे क्या उम्मीद रखे? मेरे जैसे आम मजलूम, आपके जैसे आम मजलूम क्या उम्मीद रखे? ये सवाल बहुत बड़ा है, इस सवाल को पूछा जाना चाहिए। जब इस खबर को मैंने देखा तो देखने के बाद बड़ा ताज्जुब हुआ कि भाई बीजेपी तो अपने ही नेताओं की सगी नहीं हो रही, तो बाकी आम आवाम और आम जनमानस की सगी कैसे होगी? मुझे लगा इस खबर को आपके सामने रखना चाहिए और आप भी कमेंट करना सीखें, अपने विचारों को रखना सीखें। जो आदमी अपने विचारों को रख नहीं सकता, उसके अंदर उसके रीढ़ का पानी मर चुका है। आप बोलना सीखें। जब तक आप बोलना नहीं सीखेंगे हमेशा दबाए जाएंगे। कभी अंग्रेजों ने दबाया, कभी किसी और ने दबाया, और आज कोई और दबा रहा, कल कोई और दबाएगा। तो बोलना सीखे। जिंदा है तो जिंदा नजर आइए, कमेंट कीजिए। हर एक 8-10 अपडेट आपको, 8-10 न्यूज आपको देता हूँ, 10 पे आपका कमेंट आना चाहिए और रोज आना चाहिए। मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ लोग क्या करते हैं। आपको नहीं लिखना आता, मुंह से बोल के कीजिए, बट कीजिए। खैर, तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।